हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल। सो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपने बहुत कुछ दिनों से देख रहे होंगे आप लोग कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है, बहुत सारे वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला हूं, विच इज अबाउट वायरल टीचिंग वर्सेस एकेडमिक टीचिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं ऑनलाइन टीचिंग जब हम लोग चूज करते हैं, पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर किस पे ट्रस्ट किया जाए और कहां पे हमें पढ़ना चाहिए। बिकॉज देखो, पहले ऑफलाइन टीचिंग होती थी, तो ऑफलाइन टीचिंग में स्टूडेंट्स टीचर्स को फिजिकली मिलते थे, जानते थे, उनसे बात करते थे। बट अब जो सिनारियो है कोविड के बाद बदल चुका है और ऑनलाइन टीचिंग में आप देख रहे हो बहुत सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, एंड देयर इज सो मच ऑफ वॉर ऑफ वर्ड्स गोइंग ऑन कि हम अच्छे हैं भाई, हम अच्छे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वायरल टीचिंग जो होती है और जो एकेडमिक टीचिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो हमारे साथ आज नवीन सर हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल, और काफी टाइम से सर ऑनलाइन में हैं हम लोग। तो सर, आपका क्या आइडिया है इसको लेके कि जो बच्चे बहुत ज्यादा वायरल टीचिंग के बारे में बात करते हैं, देखते हैं टीचर्स को पढ़ाते हुए, और फिर एक एकेडमिक टीचिंग होती है, एक रैंक ओरिएंटेड टीचिंग होती है जिसके बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। तो आपका क्या विचार है सर इसके बारे में? ग्रेट। तो इससे पहले हमने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं की, और व्हाट वी फील फ्रॉम पास्ट 7 to 8 डेज जो भी आप लोग देखते हो एजुकेशन में या एडटेक में हो रहा है, तो एज ए टीचर मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, और जब हम पहले ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो हमने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं। ये सडनली पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें आई हैं, और क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एज ए टीचर हम जब देखते हैं कि बच्चे कई बार मिसगाइड भी होते हैं और क्यों ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं उसका एक बेसिक सा चीज़ देता हूँ। राइट, ये सारी कहानी स्टार्ट होती है इमोशन से और एंड होती है फी स्ट्रक्चर से। और मैंने ये देखा है कि सबने कहा कि रिवॉल्यूशन हो गया एजुकेशन में। मुझे 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर इन क्लास 11th एंड 12th, ये जो आप कोचिंग में फीस देते हैं, क्या ये वाकई में फीस इतनी ज़्यादा होती है कि इसका रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है? आंसर इज स्ट्रिक्टली नो। मैं एक बेसिक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने 11th और 12th में ठीक से पढ़ाई नहीं की और आपका रैंक नहीं आया, तो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जाओगे उसकी फीस आप सुन के दंग रह जाओगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये फीस का खेल क्या है, क्यों ये फीसेस कम हो जाती हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। व्हेन यू आर, आई बिलोंग्स टू श्री चैतन्य ग्रुप, राइट? तो हमारे यहाँ पे जब आप ऑफलाइन में जाते हो या ऑनलाइन में जाते हो तो एक बैच में सिर्फ 40 बच्चे हैं। ये 40 ही बच्चे क्यों हैं? रिजल्ट कभी टीचर से या प्रोसेस से आता है, राइट? सही टीचर और सही प्रोसेस होना चाहिए। तो पहले हम उस प्रोसेस को समझते हैं। तो 40 टीचर होने से फायदा क्या होता है? और अगर मैं इस 40 को 40,000 बना दूं तो शायद मेरे 1000 रुपीज़ की फीस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब आप इमोशनल होकर के किसी चीज़ में जगह जाते हो कि अरे ये तो बहुत सस्ता है, देन यू थॉट कि यार 80,000 स्टूडेंट आर इन ए बैच। आप सेम इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन में जाते हो, 150 स्टूडेंट आर इन ए बैच। इससे प्रॉब्लम क्या है और इसका रिजल्ट से क्या रिलेशन है? रिजल्ट एक प्रोसेस का नाम है। जब मैं यहाँ पे ऑफलाइन में एक चीज़ें देखता हूँ कि आउट ऑफ 100 देर इज 100 परसेंटाइल में देर आर 20 स्टूडेंट। लास्ट के अगर आप जनवरी देखो 4 स्टूडेंट आर फ्रॉम श्री चैतन्य। तो ऐसा रिजल्ट क्यों आया? मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। व्हेन वी आर इन ए मीटिंग, तो जो हमारी फाउंडर हैं सुषमा मैम, उनके साथ बात चल रही थी। तो एक बच्चे का केमिस्ट्री में सर कम मार्क्स था, राइट? तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करते हैं, जिस बच्चे के केमिस्ट्री में कम मार्क्स है उसको हम 100 क्वेश्चन का सेट देते हैं, एंड ऑल 100 क्वेश्चन आर थ्योरेटिकल बेस्ड, एक भी न्यूमेरिकल नहीं। तो पहले समझते हैं कि कितने क्वेश्चंस होते हैं जो थ्योरी में सर्टन चैप्टर्स के गलत होते हैं। उन चैप्टर को पिक करते हैं, फिर उनकी फिर से थ्योरी के क्वेश्चन देते हैं, और फिर देखते हैं कि इसकी थ्योरी या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर वो 100 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के ऊपर बेस देते हैं। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे के मार्क्स यहाँ पे कम क्यों आ रहे हैं, और फिर उसको उस टॉपिक का, अगर उसको न्यूमेरिकल में डाउट है तो न्यूमेरिकल में पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो कॉन्सेप्ट में पढ़ाते हैं, और उसके बाद फिर से टेस्ट लेते हैं, देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट है। तो ये प्रोसेस का हिस्सा है। जब तक आप इस प्रोसेस में नहीं आते हो तो रिजल्ट नहीं आते। तो प्रॉब्लम ये है कि चाहे आप इमोशन की तरफ जाओ या भी आप जो नया कलश बनाया उसकी तरफ जाओ, तो ये एक्चुअल में ठीक वैसा ही है जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कुछ टाइम इन्फ्लुएंसर ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे बच्चों के पैसे डूबे, बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे। ये कुछ उस तरह का है कि आपने बिना रिजल्ट के प्रोसेस को डिफाइन किए, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को एक साथ कंटेंट को ब्रॉडकास्ट किया। अगर रिजल्ट के लिए करना है तो आपको बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, 3 टीचर चाहिए जो एक एक बच्चे को देखें
कि इस बच्चे का क्या वीकनेस है, हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस, इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। और जब आप इस प्रोसेस को डिफाइन करते हो तभी आप रिजल्ट की तरफ जाते हो। जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं कंटेंट, वो हमेशा 4 या 5 बच्चों का नाम देते हैं। मैं गूगल करता हूँ कि ये बच्चे का नाम, गूगल आप करोगे आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में कहाँ से हैं। तो उसके बाद सिर्फ नंबर्स आएंगे कि 10,000 बच्चे आ गए, 15,000 बच्चे आ गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें हम आपको नाम्स देते हैं, ईच नेम की इतनी परसेंटाइल है, ये ऐसे हैं, क्योंकि वो प्रोसेसेस के थ्रू जाते हैं। तो जो कोर्सेस आप देखते हो, तो इसलिए जब आप सिलेक्ट करते हो कि आपको ये टीचर बहुत पसंद है और टीचर हैं भी अच्छे, लेकिन क्या वो टीचर रिजल्ट तक पहुंचा पाएंगे जब तक आप इतनी माइन्यूट एनालिसिस नहीं कर पाते हो बच्चों की, कि एक एक चीज़ आपने देखा ये वीक पॉइंट है, आप उसको पिक करो, उस वीक पॉइंट के ऊपर काम करो, फिर देखो मार्क्स कैसे आ रहे हैं, फिर से आपने टेस्ट लिया, फिर मार्क्स नहीं आए, फिर टीचर को आपने कहा। तो ये जब एक एक बच्चे के ऊपर आप काम नहीं करोगे, आपके रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे। तो सबसे पहले बिफोर, अभी हम ये वीडियो शायद इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इट इज़ द राइट टाइम कि क्लास 11th में जो बच्चे जाते हैं तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कहाँ पे पढ़ना है। ऑल्दो स्टूडेंट नो एवरीथिंग, तो वो कहाँ पे जाते हैं, क्या जाते हैं, उनके सिलेक्शन में, उनकी इस प्रोसेस में कुछ हेल्प हो पाए, शायद इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आप कुछ कहते हैं सर? हाँ, एक्चुअली सर यहाँ पे मतलब मेरे को भी, जैसे मैंने भी आईआईटी क्लियर की है और उस टाइम पे ऑनलाइन वगैरह कुछ नहीं होता था, तो हम लोग मतलब प्रिफरेबली अपने टीचर से पढ़ते थे। और जैसे सर ने बोला, एक प्रोसेस होता है, एक आपको जेई जैसे अच्छे एक टफ एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और वो प्रोसेस होता है अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करके, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करके। तो बहुत ही एक अच्छा एक रूट है जिसको लेना होता है। तो मेरे को जहां तक लगता है एकेडमिक टीचिंग जो होती है, दैट्स द बेस्ट, जो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ाया जाता है। और यहां पे इन्फिनिटी लर्न जेई पे भी हम लोग सर इसी अप्रोच को ही एक तरीके से सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है, खैर मैंने तो यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ दिया, रीज़न में मुझे लगता है मैं शायद वैसे डिलीवर ही नहीं कर सकता कि आपने पहले म्यूज़िक भी डाल दिया उसके बाद आपने स्टार्ट किया। तो वो एक्चुअल में एकेडमिक को बहुत फैंसी बनाया नहीं जा सकता। इंटरेस्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग, हार्ड वर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग। और दूसरी चीज़, अगर आप एक यूट्यूब की एकेडमिक्स को समझने की कोशिश भी करते हो तो आप ये देखना कैसे पढ़ना है। उस पर अगर 10,000 व्यूज़ हैं, अगर आप पढ़ाने बैठोगे तो शायद 200 व्यूज़ भी नहीं है। तो ये एक हार्डवर्क है। ये हार्डवर्क ना 2 लोगों के बीच में होता है, स्टूडेंट और टीचर। जब तक टीचर फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है, जब तक आपके हर एक पॉइंट पे वो आपके साथ नहीं है कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे काम कर लेते हैं। और ये तब हो सकता है जब आप हैंड होल्डिंग की तरफ जाते हो, कि एक एक बच्चे के ऊपर काम करते हो, समझते हो इस बच्चे की क्या वीक पॉइंट है। आप एक साथ बहुत सारे बच्चों को जब डिलीवर करते हो, आपकी समझ में ही नहीं आता कि अच्छा इस बच्चे की तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही डिफरेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में ये सब चीज़ें आप डिसाइड करते हो तो कभी भी इन्फ्लुएंसर के बेस में आकर के मत लेना। एडमिशंस, द रीजन बिहाइंड 11th और 12th आर टू क्रूशियल। और 12th पास में जब यही बच्चे, अभी मैंने कोविड के बाद ही ये कहानी देखी कि 12th पास के बाद जब ये बच्चे आते हैं, देन वी रियलाइज कि इन्होंने 11th और 12th में बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी जो शायद उस तरीके से पढ़ना ही नहीं चाहिए। और उस समय पे आपको 8 महीने में सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है, जो बहुत मुश्किल है। और शायद उनको वो गाइडेंस उस टाइम पे, राइट टाइम पे नहीं मिली, इसलिए उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए। बट इट इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम। सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन बहुत अच्छी तरह सोच लो, बहुत अच्छी तरह देख लो कि जो आप देख रहे हो क्या वो करेक्ट है, क्या नहीं है, क्या प्रोसेस को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं और कैसे अपने लिए बेटर रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक मुझे लगता है सर, मतलब ठीक है, बच्चा इमोशनल होता है, टीचर के साथ कनेक्ट होता है, वो चीज भी एक फैक्टर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्कस विद योर पेरेंट्स, आपके सीनियर्स हैं, भाई बहन हैं जो इन सब प्रोसेस से गुजर चुके हैं, उनके साथ आप बात करके देखो। लेकिन एक रियलिटी चेक अपने अपने पास रहो। ऐसे नहीं करना है कि नहीं आपने, आपके दोस्तों ने बोला या आपने कहीं आप इन्फ्लुएंस हो गए किसी चीजों से, क्योंकि ये बहुत ही 2 क्रूशियल ईयर्स हैं और 2 बहुत मतलब टफ साल हैं और आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ के आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। हाँ, और सिर्फ आप फीस को मत देखना या इन्फ्लुएंसर्स को मत देखना। द रीजन कि आप ये देखो कि अगर आप इमोशंस के ऑफलाइन सेंटर्स पे जाते हो तो फीस इज ऑलमोस्ट 50 to 60,000। और अगर आप कोई अच्छे एकेडमिक वाले इंस्टीट्यूशन जाते हो तो फीस इज 70,000। सिर्फ 20 या 10 to 15,000 का डिफरेंस है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट पर बैच 40 और 150 का डिफरेंस है। एक जगह आपको 40, हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में 40 से ऊपर हम स्टूडेंट नहीं रखते, सो दैट 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाए, हम उनके वीकनेसेस पे भी काम कर पाएँ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वी आर द ओनली वन बेस्ट, लेकिन सही डायरेक्शन, सही चीज़ें बताने वाले लोग कम हैं। और ये अगर सही टाइम पे बच्चों को ना बताया जाए तो शायद जो पिछले 1-2 साल में हम देख रहे हैं, जिस तरह से हमने अपने पूरी एजुकेशन सिस्टम को डिटोरिएट होते हुए देखा है, उसको रोका जा सके।
बिल्कुल। इनफैक्ट सर हम तो YouTube में बहुत ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि अपना क्वालिटी से क्वालिटी कंटेंट बच्चों को मिले, कि अगर आप बच्चा सोचता है कई बार YouTube इज ए वेस्ट ऑफ टाइम और काफ़ी अच्छे बच्चे YouTube नहीं देखते, बट हम हमेशा यही ट्राई करते हैं कि यार हम लोगों को जो कंटेंट अच्छा हो, और ना कि सिर्फ वो बच्चा जिसको हेल्प की जरूरत है, बल्कि वो बच्चा भी जिसको एक अच्छा कंटेंट चाहिए, एक एडवांस लेवल का कंटेंट चाहिए, वो भी यहाँ पे देखे। तो आई थिंक एकेडमिक टीचिंग सर जो टॉपिक आपने शुरू किया है मेरे को लगता है एकेडमिक टीचिंग और वायरल टीचिंग इज बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप ऑफलाइन में भी अगर पढ़ाते हो और लेट्स से देयर आर 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड यू नो कि यार ये चीज़ ना इनके समझ में आएगी, आप वो चीज़ समझाओगे तो वो चीज़ बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन द मोमेंट कि वो डिफिकल्टी फेस करते हैं तो वो डिफिकल्टी से ओवरकम करना है। दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू बिकम ए क्रिकेटर तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे मज़ा भी आ रहा है और मैंने क्रिकेट भी सीख लिया। तो ये टीचिंग भी ठीक वैसा ही है, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करते और जब तक टीचर्स आपको सही गाइड नहीं करते तब तक इसकी आउटकम वैसे नहीं आते। दैट मीन्स यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द प्रैक्टिस। और कुछ कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते हैं, उसको समझने में डिफिकल्टी आती है। अगर वो डिफिकल्टी नहीं आएगी तो आप समझ भी नहीं पाओगे। अगर ऐसा होता तो इमोशंस में जो रिजल्ट्स आप देखते हैं 100 परसेंटाइल की उसकी लाइन लगी होती, बिल्कुल भी नहीं है। जो उनकी हाईएस्ट परसेंटाइल रही होगी वो शायद हम रिजल्ट में शोकेस भी नहीं करते। देयर इज ए ह्यूज गैप जो शायद जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैसेजेस राइट सेट ऑफ स्टूडेंट तक जाए और स्टूडेंट मिसगाइड होने से बच पाए। दैट्स इट, हमारे एंड में ये है। और स्टे ट्यून विथ अस एंड पढ़ते रहो और आराम से अपने डिसीजंस को सही डायरेक्शन पे लेते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।